Hey dear students, welcome back to lecture 2 of our chapter 3 डिमांड एनालिसिस। जैसे कि मैंने आपको बोला था हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ जो है वो पढ़ने वाले हैं, तो वो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। तो जिन्होंने मेरा डिमांड वाला चैप्टर इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, प्लीज़ जाकर पहले के 2 लेक्चर्स जो है वो बच्चों वो देख लो, क्योंकि उसी के बेसिस पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूरा बेस्ड है, विच इज़ लॉ ऑफ डिमांड। तो बिना वक्त ज़ाया किए आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। इंट्रोडक्शन मैंने जैसे कि आपको बताया है, कभी भी आप कोई भी लॉ लिख रहे हो आपको उसका इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ही ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि ये लॉ कहाँ से आया है, किसने लिखा है, इसको प्रपोज किसने किया था, इसको इंट्रोडक्शन किसने किया था, किसने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर ऐसी डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है तो आपको उनके बारे में अपनी आंसर्स में मेंशन करना है। उसके बाद आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। फिर डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एजम्पशंस पूछा गया है या एक्सेप्शन पूछा गया है। तो जो भी पूछा गया उसके बेसिस पर आप अपना आंसर लिखेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। The law of demand was introduced by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics, which was published in the year 1890. ये तो कॉमन लाइन है, रट्टा मार के रख लो, तुमको याद रखनी ही है कि ये जो लॉ है इंट्रोड्यूस किया है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। उन्होंने अपनी बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि पब्लिश की गई थी इन द ईयर 1890। The law explains the functional relationship between price and quantity demanded. तो लॉ क्या एक्सप्लेन करता है? फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है हमको प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। ओके, अब ये जो यहाँ पर फॉर्मूला दिया है दैट इज नथिंग बट सिंबॉलिकली डिमांड और प्राइस के फंक्शन को एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पहुँचने के पहले हम समझते हैं लॉ ऑफ डिमांड बोलता क्या है। According to Professor Alfred Marshall, other things being equal, higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded. दूसरी सारी ही चीज़ों को हमने इक्वल मानकर चला है। हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं? सिर्फ चेंजेस किस में आता है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है। तो यहाँ पर हमको बोलता है हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जितना ज़्यादा दाम होगा किसी भी कमोडिटी का, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, उसकी क्वांटिटी की जो डिमांड होगी वो उतनी ही क्या होगी? कम होगी। यहाँ पर बच्चों हम सिंगल कमोडिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्राइस होगा एक कमोडिटी का उतना ही कम उसकी क्वांटिटी डिमांड होगी, और जितना कम उसका प्राइस होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी क्वांटिटी डिमांड होगी। सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। प्राइस ज़्यादा होगा, क्वांटिटी डिमांड कम होगी। क्वांटिटी प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। इन अदर वर्ड्स, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, दूसरे सारे ही फैक्टर्स को हमने क्या किया है? कांस्टेंट रखा है। कांस्टेंट यानी स्थिर, उनके अंदर किसी तरीके का चेंज नहीं आएगा। ना आपकी इनकम में चेंज आएगा, ना पॉपुलेशन में चेंज आएगा, ना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में चेंज आएगा, ना सब्सटीट्यूट्स में चेंज आएगा, कुछ भी चेंज नहीं है। हम यहाँ पर दूसरे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं, बाकी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के फ्लक्चुएशंस को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड के जरिए। ओके, if the price of a commodity rises, demand for it falls, and when the price of commodity falls, demand for the commodity rises. यानी कि प्राइस अगर बढ़ता है, इसको ऐसे समझते हैं, प्राइस अगर बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? घट जाएगी। प्राइस अगर घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। सिंपल है। ऐसे सिंबॉलिकली एक्सप्रेशंस याद रखोगे अगर आप, तो आपको आसानी से अपना आंसर जो है वो याद हो जाएगा। ओके, thus there is an inverse relationship between price and quantity demanded. इसीलिए बोला जाता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। सिंबॉलिकली अगर इस फंक्शनल रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पर लिया है डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। डिमांड फॉर अ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ द प्राइस, एफ इज फॉर फंक्शन, फंक्शनल रिलेशनशिप है किसका? प्राइस के साथ में। प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, याद रखना कोई एक कमोडिटी हमने यहाँ पर ली है, सिंगल कमोडिटी की बात चल रही है। तो जैसे डी हमने देखा, डी इज फॉर डिमांड, एक्स इज फॉर कमोडिटी, एफ इज फॉर फंक्शन, पी एक्स इज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। जो कमोडिटी एक्स से हम उसकी बात कर रहे हैं। आई होप वी आर क्लियर विद द लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ेगी। चलो फिर से एक बार, प्राइस जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा क्वांटिटी डिमांड उसकी कम होती जाएगी। प्राइस जितना घटेगा क्वांटिटी डिमांड उतनी उसकी बढ़ते जाएगी। दैट इज व्हाट द लॉ ऑफ डिमांड सेज। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट,
डेफिनेशन जब आप लिखोगे अल्फ्रेड मार्शल का स्टेटमेंट ऑफ द लॉ में तो आप अदर थिंग्स बीइंग इक्वल ही लिखोगे। जब नीचे उसको एक्सप्लेन करोगे अदर थिंग्स और अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट ये आप मेंशन करेंगे। Now there are certain assumptions। क्यों assumptions है? क्योंकि हमको बोला गया है other factors remaining constant या other things being equal। ये other things है क्या जिसकी हम बात कर रहे हैं? ये सारे हमारे assumptions हैं। कौन से assumption है? सबसे पहला है constant level of income। If the law of demand is to find true operate then consumers income should remain constant। अगर लॉ ऑफ डिमांड जो है हमको वायलेट नहीं करना है, हम उसको मानकर चल रहे हैं कि सही है, तो हमको दूसरे फैक्टर्स को कांस्टेंट मानना ही पड़ेगा। दूसरे फैक्टर्स यहाँ पर कांस्टेंट है। इफ देयर इज अ राइज इन इनकम पीपल में डिमांड मोर एट अ गिवन प्राइस। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी ना तो आप ज़्यादा प्राइस में भी खरीदने जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप क्या करोगे, आपकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। भले प्राइस ज़्यादा है तो क्या हुआ, मेरी इनकम बढ़ गई ना, तो मुझे ज़्यादा प्राइस पर भी खरीदना है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड हमको क्या बोलता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है तो आपकी डिमांड भी बढ़ रही है, तो ये तो हमारे लॉ को वायलेट कर देगा, जो हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने माना है इनकम में किसी तरीके का चेंज नहीं आया, इनकम हमारी कांस्टेंट है। सेकेंड, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। It is assumed that the size of population remains unchanged। assume किया है, मानकर चल रहे हैं कि population के size में कोई change नहीं आया है। Any change in the size and composition of population of a country affects the total demand for the product। मार्केट डिमांड हमने देखा है, तो अगर पॉपुलेशन के साइज में चेंज आएगा, अभी हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था साइज ऑफ द पॉपुलेशन भी डिमांड को अफेक्ट करता है। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा डिमांड होगा, जितना कम पॉपुलेशन होगा एक कमोडिटी का उतना कम उसका डिमांड होगा, राइट। तो यहाँ पर पॉपुलेशन में चेंज आएगा तो हमारा डिमांड में चेंज आ जाएगा। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड तो हमको बोलता है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर पॉपुलेशन का साइज ज़्यादा रहा तो डिमांड बढ़ेगा, तो लॉ वायलेट हो जाएगा, जो हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम मानते हैं कि साइज ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। थर्ड, प्राइजेस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स रिमेन अनचेंज। जैसे मैंने आपको बोला अदर फैक्टर्स में हमारे सब्सटीट्यूट गुड्स भी आते हैं, तो उनके भी प्राइस क्या होंगे, कांस्टेंट होने चाहिए। वरना क्या होगा, देखो अगर सब्सटीट्यूट में टी का दाम जो है वो बढ़ गया है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, दाम बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर हम प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स में देखें तो क्या हो सकता है, सब्सटीट्यूट गुड में चाय का दाम बढ़ गया तो हमने क्वांटिटी डिमांड किसकी बढ़ा दी, हमारे कॉफ़ी की बढ़ा दी। तो यहाँ पर तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, हमको एक ही कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं, दूसरी कमोडिटी की बात हम कर ही नहीं रहे, सब्सटीट्यूट की बात नहीं कर रहे हैं हम बिल्कुल भी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की यहाँ पर बात नहीं चल रही है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, सब्सटीट्यूट इफेक्ट ना हो, इसीलिए हम मान कर चल रहे हैं सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइसेस भी कांस्टेंट है, किसी तरीके का चेंजेस उसमें नहीं आया है। एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट विल अफेक्ट द डिमांड फॉर द कमोडिटी। अगर सब्सटीट्यूट में कोई चेंज आ गया तो कमोडिटी की डिमांड में भी चेंज आ सकता है, इसलिए हम मानते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस कांस्टेंट है, उसमें किसी तरीके का चेंज नहीं है। नेक्स्ट, सेम आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए भी होगा। यहाँ पर बोला जा रहा है अज्यूम दैट द प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन अनचेंज बिकॉज चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड विल अफेक्ट द डिमांड फॉर द अदर। जैसे हमने देखा फ्यूल के दाम अगर बढ़ते जाएंगे तो कार की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड तो एक ही कमोडिटी की बात कर रहा है, तो हम दूसरी कमोडिटी पे स्विच नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमको क्या ध्यान में रखना है, एक गुड का प्राइस अगर चेंज होगा तो दूसरे की डिमांड इफेक्ट होगी, इसलिए हम मानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी किसी तरीके का चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट, नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइजेस, यानी कि हमने एक्सपेक्टेशंस देखा था फ्यूचर चेंज कि फ्यूचर में अगर प्राइस इसका कम होगा तो अभी हम इसको क्या करेंगे, अभी हम इसको कम खरीदेंगे, फ्यूचर में ज़्यादा खरीदेंगे। और अगर अभी इसके दाम बढ़ने वाले हैं तो हम क्या करेंगे, अभी के प्राइजेस हमको कम लग रहे हैं तो प्रिवेलिंग एग्जिस्टिंग प्राइजेस में हम क्या करेंगे, उसको ज़्यादा खरीद लेंगे। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस जितना ज़्यादा बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांड उतनी कम होगी। इसीलिए हम एज कंज्यूमर्स वी एक्सपेक्ट अ राइज इन प्राइसेस इन फ्यूचर, दे में डिमांड मोर इन द प्रेजेंट इवन एट एग्जिस्टिंग हाई प्राइस। तो प्रेजेंटली हाई प्राइस रहेगा तो भी हम ज़्यादा खरीद लेंगे, जो कि हमको नहीं करना है लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से। इसीलिए हम मानते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की प्राइजेस में भी कोई चेंज नहीं है, वो सब भी कांस्टेंट ही रहने वाले हैं। नो चेंजेस इन टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस, फैशन। जैसे जैसे हमने देखा फैशन आता है, फैशन चेंज होता है तो उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है।
जैसे कि रिसेंटली पठान मूवी के जो शर्ट्स थे शाहरुख खान के वो फेमस हो गए थे, तो वो एक फैशन ट्रेंड चला आ रहा था जहाँ पर लोगों ने क्या किया और ऐसे शर्ट्स को खरीदना शुरू कर दिया। अब जैसे ही वो ट्रेंड खत्म हो गया, अपने आप उसकी डिमांड क्या होती है, मार्केट से घट जाती है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, सिर्फ प्राइस पे और डिमांड पे फोकस करो। यहाँ पर हम फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंसेस पे ध्यान नहीं देंगे, उनको कॉन्स्टेंट ही रखेंगे। नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। जब टैक्सेशन पॉलिसी में टैक्सेस हम बढ़ा देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। प्राइस बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, डिमांड उसकी घट जाएगी। तो टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हैज ग्रेट इम्पैक्ट ऑन डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। Therefore, it is assumed that there is no change in the policy of taxation declared by the government. इसलिए हम मानते हैं कि गवर्नमेंट ने किसी तरीके का कोई चेंज टैक्सेस में नहीं लाया है। The law of demand is explained with the help of the following demand schedule and demand curve. तो यहाँ पर हमको डायग्राम के थ्रू पता चलेगा, डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व का डायग्राम है, जिसके थ्रू हमको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये लॉ ऑफ डिमांड हमको क्या समझा रहा है। अब यहाँ पर दिया है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। एक कमोडिटी, एक सिंगल कमोडिटी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कमोडिटी एक्स की, और उसी की क्वांटिटी डिमांड की भी हम जो है वो बात कर रहे हैं। ओके, नाउ प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स जब 50 रुपया था तो सिर्फ सिंगल कमोडिटी मांगी गई थी। जब 40 हो गया तो इंक्रीज हो गया, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। जब 30 हो गया तो ये क्या हो गया, बढ़ गया क्वांटिटी डिमांड। 20 पे और बढ़ गया, 50, 10 पे और बढ़ गया, राइट। तो ये जो क्वांटिटी डिमांड हम देख रहे हैं ये इंक्रीज होते जा रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज होते जा रही है। उसी तरीके से अगर हम रिवर्स देखें, जब प्राइस 10 था क्वांटिटी डिमांड उसकी ज़्यादा थी, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी डिमांड यहाँ पर कम हो गई। यहाँ पर प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी डिमांड फिर से कम हो गई। यहाँ प्राइस बढ़ा 40, क्वांटिटी डिमांड हो गया 2, प्राइस बढ़ गया फाइनली 50, क्वांटिटी डिमांड कम हो गई, क्वांटिटी सिर्फ 1 पर आ गई, राइट। सो व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज ₹50, क्वांटिटी डिमांडेड इज 1। जैसे मैंने आपको अभी बताया 50 रुपया है, क्वांटिटी डिमांड उसकी 1 है। व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम ₹50 to 40, 50 से 40 पर आया, क्वांटिटी डिमांड उसकी बढ़ गई। Similarly, at price 30, quantity demanded is 3 kgs. यहाँ पर देखो क्वांटिटी डिमांड 3 kg हो गई। एंड व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम 20 to 10, और जब 20 से 10 पर आया, क्वांटिटी डिमांड उसकी क्या हो गई, 4 kg से 5 kg तक पहुँच गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से प्राइस के बढ़ने और घटने का इफेक्ट उसकी क्वांटिटी डिमांड के ऊपर होता है। Thus, as the price of a commodity falls, quantity demand rises, and when price of commodity rises, quantity demand falls. This shows an inverse relationship between price and quantity demanded. तो इससे पता चलता है किस तरीके से प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का आपस में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। Now, let us go through this diagram of a demand curve. जैसे कि हम देख सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड इन kgs दिया है प्लस x एक्सिस पर, एंड प्राइस इन रुपीज y एक्सिस पर दिया है, राइट, जो हमने अभी अभी डिमांड स्केड्यूल में देखा है। Now, when the price was 10 rupees, क्वांटिटी डिमांडेड उसकी कितनी थी, 5 थी। यहाँ नहीं देखना है, क्वांटिटी डिमांड उसकी 5 थी। जब 20 हो गया तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। जब 30 हो गया प्राइस तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो 3 हो गई। सिमिलरली अगर हम रिवर्स देखें क्रोनोलॉजिकली, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जब प्राइस हमारा जो 50 रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है, जब प्राइस 50 था, उस कमोडिटी की डिमांड जो थी वो कितनी थी, सिर्फ 1 थी। तो 50 थी 1, 40 पे कम हो गया, 40 पे क्या हो गया, 2 हो गया, 30 पे क्या हो गया, 3 हो गया, 20 पे 4, 10 पे 5। इस तरीके से सारे पॉइंट्स को जोड़ दिया जब हमने, तो बन गया हमारा डिमांड कर्व, विच इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, which is a downward sloping demand curve. DD is the demand curve which slopes downward from left to right due to an inverse relationship between price and quantity demanded. दोनों का आपस में inverse relationship है, इसीलिए क्या होता है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। Now, अब यहाँ पर हमको एक एग्जाम्पल दिया है जस्ट इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सरसाइज। आप चाहो तो आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हो। डिमांड कर्व बनाना है आपको इस डिमांड स्केड्यूल के बेसिस पे। प्राइस ऑफ एप्पल पर केजी के हिसाब से आपको दिया है, प्लस उसका क्वांटिटी डिमांड भी मेंशन किया है। तो जैसे यहाँ पर हमने देखा इस स्केड्यूल के बेसिस पर एक डिमांड कर्व बना है, आप अपने प्रैक्टिस के लिए इसको बना सकते हैं, राइट। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्या है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड? There are certain exceptions to the law of demand. It means that under exceptional circumstances, consumer buys more when the price of commodity rises and buys less when price of commodity falls. यानी कुछ ऐसे situations, कुछ ऐसी circumstances आती है जहाँ पर क्या होता है,
प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद कंज्यूमर क्या करता है, कुछ चीज़ों को ज़्यादा खरीदता है, और प्राइस कम होने के बावजूद क्या करता है, कुछ चीज़ों को कम खरीदता है। इन सच केसेस डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज द डिमांड कर्व हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप। अब ऐसे सिचुएशन में एक्सेप्शनल डिमांड कर्व होता है, प्राइस बढ़ रहा है हमारा, यहाँ पर प्राइस है, देखो प्राइस बढ़ रहा है तो हमारा क्वांटिटी डिमांड भी क्या है, बढ़ रहा है, और प्राइस घट रहा है तो हमारा क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है हमको, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगी। लेकिन एक्सेप्शंस हमको क्या बताते हैं, कुछ कमोडिटी होती है, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पर कंज्यूमर क्या करता है बच्चों, जहां पर कंज्यूमर प्राइस बढ़ने के बावजूद क्या करेगा, ज़्यादा खरीदेगा, प्राइस बढ़ने के बावजूद ज़्यादा खरीदेगा, और प्राइस घटने के बावजूद भी क्या करेगा, कम खरीदेगा, कम खरीदता है, भले उन चीज़ों के दाम जो है वो कम हो जाए। हम क्या करते हैं, चीज़ों के दाम कम होने पर ज़्यादा खरीदते हैं। लेकिन ऐसे कौन से एक्सेप्शनल सिचुएशंस है जहाँ पर हम उसके अपोजिट, लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट जाते हैं, अपोजिट काम करते हैं, तो वो एक्सेप्शंस है कुछ जो यहाँ दिए हुए हैं। सबसे पहला आता है गिफन्स पैराडॉक्स। गिफन्स पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब होता है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, अपने ही अपोज जाना, तो ये अपने लॉ के अपोज जाता है। इंफीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड डज नॉट राइज इवन इफ देयर प्राइस फॉल्स। इंफीरियर गुड्स जो है वो ऐसे गुड्स होते हैं जो कि लो क्वालिटी गुड्स जिनको बोला जाता है, भले ही आप इनके दाम कितने भी कम कर दो बावजूद इसके लोग इसको ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगी। लेकिन इंफीरियर या लो क्वालिटी गुड्स के मामले में ऐसा नहीं होता है, आप प्राइस उसके घटा दो डिमांड फिर भी उसकी नहीं बढ़ने वाली है। एट टाइम्स डिमांड डिक्रीजेस व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज फॉल। कई बार तो ऐसा होता है कि आप जो है क्या करते हैं, डिमांड और ज़्यादा घटा देते हैं जब इनके प्राइसेस कम होते हैं। आपको लगता है लो क्वालिटी गुड्स है, कम दाम है, यानी लो क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो अच्छी क्वालिटी नहीं है तो क्यों हम उसको खरीदें, इसलिए हम उसको खरीदते नहीं हैं। सर रॉबर्ट गिफन ऑब्जर्व्ड दिस बिहेवियर इन इंग्लैंड इन रिलेशन टू ब्रेड। अब सर रॉबर्ट गिफन है, इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड में लोगों का एक बिहेवियर था जिसको ऑब्जर्व किया, जो कि लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन में, इसीलिए गिफन्स पैराडॉक्स आया है। अब क्योंकि इन्होंने इस बिहेवियर को ऑब्जर्व किया था, इसीलिए इन्होंने इसका नाम भी गिफन्स पैराडॉक्स दिया है। He noted that when the price of bread declined, people did not buy more because of an increase in their real income or purchasing power. अब क्योंकि लोगों की रियल इनकम या परचेसिंग पावर अच्छी थी, ब्रेड के दाम कम हो गए तो थोड़ी ना लोग जाकर और ज़्यादा उसको खरीदेंगे, नहीं खरीदना है हमको, क्योंकि उनके लिए वो क्या है, वो इन्फीरियर गुड्स हो जाता है। उसके बदले उन्होंने सोचा that we are going to buy more of superior goods like meat। अब जैसे मीट हो गया, नॉनवेज हो गया, या फिर कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हो गए जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं मार्केट में, जो कि आपके परचेजिंग पावर को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी इनकम बड़ी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको खरीदने में, तो इसीलिए यहाँ पर मीट जो है उसको माना गया है सुपीरियर गुड। तो लोगों ने, क्योंकि ब्रेड के दाम कम हो गए, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें नहीं खरीदना है ब्रेड ज़्यादा, तो उन्होंने उसको नहीं खरीदा, लेकिन सुपीरियर गुड्स की तरफ क्या किया, उन्होंने उसको खरीदना शुरू कर दिया। दिस इज नोन एज गिफन्स पैराडॉक्स। पैराडॉक्स यानी अपोजिट, जो कि हमारे लॉ के अपोजिट काम करता है। नेक्स्ट आता है प्रेस्टीज गुड्स। Expensive goods like diamond, gold are status symbols. So rich people buy more of it even when their prices are high. ये ऐसे स्टेटस सिम्बॉल्स होते हैं जहाँ पर अगर आप इनके दाम बढ़ते हैं तो लोग, जो रिच लोग होते हैं, वो इसको और ज़्यादा खरीदते हैं। क्यों ज़्यादा खरीदते हैं? क्योंकि वो स्टेटस सिंबल होता है भाई। तो जब स्टेटस सिंबल है, प्रेस्टीजियस गुड्स है, हमारी स्टेटस बढ़ रहा है खरीदने से। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटनी चाहिए, लेकिन ये जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं, प्राइजेस ज़्यादा होने पर इसको खरीदते हैं। नेक्स्ट आता है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन जैसे मैंने बोला, एक्सेप्शंस जो एक्सपेक्टेशंस होती है फ्यूचर को लेकर। लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइजेस टू राइज फर्दर। जब हमको पता है कि प्राइस और ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं तो हम क्या करते हैं, हम अभी से कुछ चीज़ों को ज़्यादा खरीद लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर विल डिमांड मोर इन एंटिसिपेशन ऑफ फर्दर राइज इन प्राइस। एग्जाम्पल,
प्राइजेज ऑफ ऑयल, शुगर एक्सेट्रा टेंड टू राइज बिफोर दिवाली। हमको अच्छे से पता है दिवाली आने वाली है तो तेल के दाम जो है, क्योंकि मिठाइयाँ बननी है घर में, स्वीट्स बनने हैं, तो तेल के दाम, शक्कर के दाम जो है वो बढ़ने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, सो पीपल गो ऑन परचेसिंग मोर एट अ हाई प्राइस एज दे एंटिसिपेट दैट प्राइजेस में राइज ड्यूरिंग दिवाली। अच्छे से पता है लोगों को कि दिवाली आने वाली है तो इसके दाम तो बढ़ने ही हैं। अभी ऑलरेडी बढ़े हुए दाम है, लेकिन उन्हीं बढ़े हुए दाम पर हमने क्या किया, अपनी क्वांटिटी डिमांड बढ़ा दी। चलो अभी से जाकर ज़्यादा खरीद लेते हैं, तो दिवाली के टाइम पे जो प्राइस होगा वो इससे ज़्यादा होगा। तो भले अभी ज़्यादा प्राइस है, इससे ज़्यादा प्राइस देने से अच्छा हम अभी जो प्राइस एग्जिस्टिंग है, जो प्रिवेल करता है मार्केट में, हम उस पर भी जाकर उसको खरीद लेते हैं। उसे हम कहते हैं स्पेक्यूलेशन, यानी फ्यूचर के बारे में हमने एक प्रेडिक्शन करके रखा है कि इनके दाम बढ़ेंगे, इसलिए अभी ज़्यादा दामों पर भी हम खरीद लेते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइस इल्यूजन। कंज्यूमर्स हैव एन इल्यूजन दैट हाई प्राइस गुड्स आर ऑफ अ बेटर क्वालिटी। अब ये लोगों ने एक सोच बनाकर रख ली है। क्या सोच बनाकर रख ली है? एक फॉल्स बिलीफ इसको बोल सकते हैं हम। एक फॉल्स बिलीफ है जहाँ पर लोगों ने सोचा है कि अगर चीज़ों के दाम ज़्यादा है ना तो उनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होगी। क्या सोचा है? अगर चीज़ों के दाम ज़्यादा है ना, एक कमोडिटी का दाम ज़्यादा है तो यानी ये अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। Therefore, the demand for such goods tend to increase with a rise in their price. For example, branded products which are expensive are demanded even at a high price. बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है किसका? बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का। कोई भी एक ब्रांड ले लो, अगर प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा है, हमको लगता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर, तो हम उसको ज़्यादा दामों में भी जाकर खरीद कर आते हैं। तो ये तो हमारा खुद का फॉल्स बिलीव है, इल्यूजन है, कि इमेजिनरी दुनिया में हम जी रहे हैं जहाँ पर हमको लगता है कि अगर इसके प्राइजेस ज़्यादा है तो इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी होगी, इसलिए हम ज़्यादा दाम पर भी इसको क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। नेक्स्ट इज इग्नोरेंस। समटाइम्स ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट हाई प्राइस। इग्नोरेंस यानी कि दूसरे मार्केट में हो सकता है इसका रेट कम होगा जो आपको पता ही नहीं है, इसीलिए जिस मार्केट में इसका रेट ज़्यादा है आप जाकर फिर भी उसको क्या करते हो, खरीद लेते हो। दिस में हैपन व्हेन कंज्यूमर इज इग्नोरेंट अबाउट द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एट अदर प्लेसेस। जैसे मैंने आपको बोला दूसरी जगहों पर उसके दाम ज़्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं, ये आप नहीं जानते हो, इसीलिए आप क्या करते हो, जिस मार्केट में खरीद रहे हो वहाँ पर ज़्यादा दामों में भी आप उसको खरीद लेते हो, बिना इस बात को जाने कि अदर प्लेसेस पर हो सकता है उसका दाम जो है वो कम हो। तो सिंस यू आर बीइंग इग्नोरेंट, दैट इज द रीजन यू टेंड टू बाय अ कमोडिटी at a more of a higher price because you don't know the price of that commodity at other places. Next we have is habitual goods. Habitual goods वो होते हैं जो out of habit आप अपने consumption के लिए लेते हो। Certain goods like teas purchased in required quantities even at a high price. तो habitual goods ऐसे goods होते हैं आपको उन कुछ चीज़ों की आदत होती है, तो आदत होती है तो भले उनके दाम ज़्यादा होंगे, बावजूद इसके आप क्या करोगे, आप उन goods को खरीदने ही वाले हो, because that is out of habit that you are consuming it. इसीलिए हम उसको ज़्यादा दामों पर भी खरीदते हैं क्योंकि हमारी आदत हो गई है, हमें आदत हो गई है उन goods की। Simple as that. Okay. Now there is an important topic, two important topic, variations in demand and changes in demand. इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, कन्फ्यूजन का यहाँ सवाल होना ही नहीं चाहिए। अगर आपने लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना है और अपने पास नोट डाउन करके रख लिया है कुछ मेरी इंपॉर्टेंट बातों को जो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ। ओके, when the demand for a commodity falls or rises due to a change in price alone, वेरिएशंस में हमको एक चीज़ याद रखना है, वेरिएशंस में हमको एक चीज़ याद रखना है, whenever there is a change in price alone, सिर्फ और सिर्फ प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है, दूसरे फैक्टर्स कांस्टेंट है, उसको हम बोलते हैं वेरिएशंस इन डिमांड, उसको हम बुलाते हैं वेरिएशंस इन डिमांड। किसको बुलाते हैं वेरिएशन इन डिमांड? जब सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज है, दूसरे सारे फैक्टर्स जो हमने एजम्पशंस में देखे हैं, चाहे सब्सटीट्यूट गुड्स हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो, साइज ऑफ द पॉपुलेशन हो, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहने वाली है। सिर्फ और सिर्फ चेंज किस में आएगा? प्राइस के अंदर आएगा। तो प्राइस में चेंज आता है, क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है, उसको हम बुलाते हैं वेरिएशन इन डिमांड। सबसे पहला वेरिएशन के अंदर आता है एक्सपांशन ऑफ डिमांड। Expansion of demand refers to a rise in quantity demanded due to fall in price alone. यानी कि क्वांट जो है वो क्या होती है? There is a rise because there is a fall in price. यानी कि प्राइस क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। दूसरे सारे फैक्टर्स जो है, टेस्ट, इनकम, हैबिट, प्रेफरेंस, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, इनमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है।
डिमांड मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द सेम डिमांड कर्व। डिमांड जो है वो किस तरफ बढ़ती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है सेम डिमांड कर्व के ऊपर। अगेन एक्सपांशन ऑफ डिमांड, एक्सपांशन में क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज होती है क्योंकि प्राइजेस यहाँ पर घट रहे हैं। दूसरे सारे फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट है, दूसरे सारे फैक्टर्स हमारे क्या है, कांस्टेंट है। गेटिंग इट? ओके, नाउ दिस इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखोगे बच्चों, एक्सपांशन ऑफ डिमांड है जहाँ पर देखो सिर्फ प्राइस लिया गया है, हाँ सिर्फ प्राइस लिया गया है मेरे बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पर सिर्फ प्राइस दिया गया है, दूसरे फैक्टर्स नहीं है। क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हमने लिया है प्राइस इन रुपीस। अब देखो क्वांटिटी डिमांड तुम्हारा बढ़ गया ना, शिफ्ट आया है, क्वांटिटी डिमांड में शिफ्ट आया है क्योंकि प्राइस में शिफ्ट आया है। प्राइस में क्या आया है, शिफ्ट आया है। ये ओ पी जो है हमारा ओरिजिनल प्राइस है, ओ क्यू हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड है। तो जैसे ही प्राइस घटा हमारा क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो देखो ये हमारा पहले वाला प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड, अब यहाँ से प्राइस जो है वो कम हो गया है तो क्वांटिटी डिमांड भी शिफ्ट हो गया। तो ये जो है डी डी ये हमारा क्या है, डिमांड कर्व। ए और बी हमारे वो पॉइंट है जहाँ पर डिमांड हमारी एक्सपांड हुई है। डी डी इज अ डिमांड कर्व, अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इंडिकेट्स एन एक्सपांशन ऑफ डिमांड। सो ए और बी पॉइंट हमको बताता है कि हमारी डिमांड क्या हुई है, एक्सपांड हुई है, बड़ी है। भले डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है लेकिन डिमांड हमारी क्या हो गई है, बढ़ गई है यहाँ पर। दैट इज एक्सपांशन ऑफ डिमांड। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, एक्सपांशन का अपोजिट होगा। वेरिएशन इन डिमांड ही कर रहे हैं जिसके दो सब पार्ट से एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। वेरिएशन इन डिमांड बोलता है सिर्फ चेंज प्राइस में आता है और दूसरे फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड ही खेलेंगे यहाँ पर, दूसरे फैक्टर्स इस गेम में इन्वॉल्व नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड जो है वो हमको बोलता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रेफर्स टू अ फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस अलोन। यानी यहाँ पर क्या होगा, डिमांड जो है वो क्या होगी, घट जाएगी। डिमांड जो है वो, क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज प्राइस जो है वो क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट, इनकम, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, दे ऑल विल रिमेन अनचेंज्ड। अब डिमांड कर्व मूव्स इन दी अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द सेम डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है, ऊपर की तरफ जा रहा है सेम डिमांड कर्व के ऊपर। ये अगर आपको डायग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों तो ध्यान से देखना, ये डायग्राम है हमारे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का। दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, जहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें बच्चों यहाँ पर तो ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी को देखो। ओरिजिनल प्राइस जो है हमारा ओपी और ये है हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या बोलता है, डिमांड जो है वो घटती है क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी है, ये हमारा ओरिजिनल क्या है, प्राइस है। ओके, अब ये ओरिजिनल प्राइस क्या हुआ हमारा, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। तो हमारी जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी वो क्या हो गई, वो डिक्लाइन हो गई, वो क्या हो गई, डिमिनिश हो गई या डिक्लाइन हो गई। तो ये देखो ये हमारा डिमांड कर्व है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है। पॉइंट बी और ए जो है ये हमको बताता है देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी डिमांड जो है वो हमारी क्या हो गई है, घट गई है। क्यों, क्योंकि प्राइस जो है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो ये है हमारा वेरिएशन इन डिमांड, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है। एक्सपांशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो क्या बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटना। तो क्या घट रही है, क्वांटिटी डिमांड घट रही है। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज आया है। क्वांटिटी डिमांड कम कब होती है, जब प्राइस बढ़ता है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्सपांशन में क्या होता है, प्राइस कम होता है, क्वांटिटी डिमांड हमारी बढ़ जाती है। तो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन को याद रखना है तो एक रबर बैंड को याद रख लो। एक रबर बैंड को आप एक्सपांड करोगे, खींचते जाओगे तो वो उतना लंबा खींचता जाएगा। जितना प्राइस कम हो रहा है, डिमांड आपकी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। और जैसे आप उसको छोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपने प्राइस को कम कर दिया तो उसकी क्वांटिटी, प्राइस को बढ़ा दिया तो क्वांटिटी डिमांड उसकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो वो होता है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, now the next important concept is changes in demand. Changes in demand, now this is something which is related to your variation also. लेकिन इसके अंदर हमको क्या याद रखना है, इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लीज नोट डाउन कर लो। चेंजेस इन डिमांड में
प्राइस में किसी तरीके का चेंज नहीं आता है। वेरिएशन में क्या आ रहा था, वेरिएशन में आता था सिर्फ और सिर्फ प्राइस रिस्पॉन्सिबल है, बाकी सारे फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट है। चेंजेस इन डिमांड में क्या आता है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस क्या है बच्चों, यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट है, जो भी चेंजेस आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, दूसरे फैक्टर्स में, जैसे इनकम हो गया, टेस्ट हो गया, हैबिट्स हो गए, प्रेफरेंसेस हो गए, साइज ऑफ द पॉपुलेशन हो गया, सब्सटीट्यूट गुड्स हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया, किसी में भी चेंज आएगा लेकिन प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है। तो उस चेंज का इफेक्ट डिमांड के ऊपर क्या होता है वो हम देखेंगे चेंजेस इन डिमांड के अंदर। सबसे पहला आता है इंक्रीज इन डिमांड। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस, यानी कि क्वांटिटी डिमांड हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि चेंज अदर फैक्टर्स में आया है, अदर फैक्टर में किसी तरीके का चेंज आया है क्लाइमेटिक कंडीशन में, एंड द प्राइस रिमेन कांस्टेंट। याद रखना चेंजेस इन डिमांड में प्राइस में कोई चेंज नहीं आता है, जो भी चेंज आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, वो चेंज आ रहा है हमारी क्वांटिटी डिमांड में, क्योंकि दूसरे फैक्टर्स में चेंजेस आया है। डिमांड कर्व शिफ्ट होता है लेफ्ट से राइट की तरफ से ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फिगर 3.9। तो हम देखते हैं अपने इस डायग्राम को जहाँ पर हमें समझ में आएगा। ओके, ये है हमारा डायग्राम जहाँ पर बच्चों अगर तुम ध्यान दोगे तो प्राइस हमारा कांस्टेंट है। देखो यहाँ पर जो है हमारा प्राइस कांस्टेंट है। ओके, ये ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड है और ये न्यू क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है, तो किसी भी दूसरे फैक्टर में चेंज आ गया, हो सकता है इनकम में चेंज आ गया, प्राइस तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, प्राइस चेंज नहीं होगा। अब हो सकता है इनकम में चेंज आ गया, आपकी इनकम बढ़ गई, इसलिए आपकी क्वांटिटी डिमांड भी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओरिजिनल क्वांटिटी ये थी, अब ये आपकी एक्सपांडेड क्वांटिटी है। तो इसीलिए आपका पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना। देखो डिमांड कर्व यहाँ पर ये आपका ओरिजिनल है, ये आपका न्यू डिमांड कर्व है D1 D1 करके, D1 D1 ये आपका डिमांड कर्व है, जहाँ पर आपको पता चलता है आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ गई है, बढ़ गई है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, उसे कहते हैं हम इंक्रीज इन डिमांड। अब फिगर में अगर आप देखें तो डी जो है ओरिजिनल डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व शिफ्ट्स आउटवर्ड टू द राइट फ्रॉम D टू D11, यानी कि डिमांड कर्व यहाँ से शिफ्ट हो गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जो गया, तो D1 D1 हमारा न्यू डिमांड कर्व है जो हमको बताता है देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड। अब यहाँ पर कोई भी फैक्टर में चेंज आया होगा, टेस्ट हो गया, इनकम हो गया, हम मान के चलते हैं इनकम में चेंज आ गया, इसलिए आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। आई होप वी आर वेरी मच क्लियर विद द डायग्राम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा इंपॉर्टेंट जो है दैट इज योर डिक्रीज इन डिमांड। अब डिक्रीज इन डिमांड फिर से क्या बोलता है, प्राइस में किसी तरीके का चेंज नहीं है, जो भी चेंज है दूसरे फैक्टर्स में चेंज है। फिर से हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल देयर इज अ चेंज इन इनकम। ओके, इनकम में चेंज आ गया है तो इसीलिए आपका डिमांड कर्व जो है वो भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखें, हो सकता है आपकी जो इनकम है वो रिड्यूस हो गई, वो कम हो गई। इनकम रिड्यूस होने की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड थी, अब इनकम कम हो गई तो क्वांटिटी डिमांड कम हो गई। प्राइस आपका अभी भी क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट है, प्राइस में किसी तरीके का चेंज नहीं आया है। तो देखो ओरिजिनल क्वांटिटी जो हमने डिमांड की थी, यहाँ पर ये हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी है, हमने डिमांड की थी, ये घट के यहाँ पर आ गई, राइट। तो ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है, ये शिफ्ट हो गया, राइट से लेफ्ट की तरफ आ गया, राइट से लेफ्ट की तरफ आ गया, D2 पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ शिफ्ट हुआ, तो हमको समझ में आ रहा है देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड, देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड। बच्चों डायग्राम्स में कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप 10 बार एक्सप्लेनेशन ले लो, 10 बार लेक्चर को रिवाइज करके देख लो, तो आपको डायग्राम समझना बहुत ही ज़रूरी है। डिक्रीज यानी घट रहा है, इंक्रीज यानी बढ़ रहा है। तो इंक्रीज में क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी तो आपका डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होगा, और जब डिक्रीज हो रहा है तो आपका डिमांड कर्व राइट से लेफ्ट की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रहा है, which indicates that there is a decrease in demand, जिससे हमको पता चलता है कि there is a decrease in your demand. Okay, so great. With this बच्चों we have completed our chapter 3 which is demand analysis. अब हम करने वाले हैं बहुत ही important काम, जो कि हमारा KBC सेशन शुरू हो जाता है, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शंस, और हम पूरा एक्सरसाइज जो है वो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ओके Now, the very first question says, the relationship between demand for a good and price of its substitute. Question क्या पूछ रहा है हमको? The relationship between
डिमांड फॉर अ गुड एंड प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट। अब आप बोलोगे मैम आप तो बोलते हो डिमांड और प्राइस के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक टर्म दिया है हमको, उस टर्म को हमको नहीं भूलना है, और वो प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट के बारे में दिया है, प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट के बारे में दिया है। सब्सटीट्यूट क्या है? टी और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी। तो इन दोनों के बीच का जो है वो क्या है? डायरेक्ट है। नो इफेक्ट्स तो हम बोल नहीं सकते हैं, कैन बी डायरेक्ट एंड इनवर्स नहीं हो सकता है, सीधा 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 एक का इफेक्ट दूसरे गुड्स के ऊपर होता है, दूसरी कमोडिटी के ऊपर होता है, तो इसीलिए वो है हमारा डायरेक्ट इफेक्ट। सेकेंड, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स। रिलेशनशिप किसके बीच में पूछा है? इनकम एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स, इनकम और डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स की यहाँ पर बात चल रही है, तो यहाँ पर बात इनकम के साथ में आ रही है, सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। नेक्स्ट, symbolically the functional relationship between demand and price can be expressed as, हमने देखा है लॉ ऑफ डिमांड जब हमने पढ़ा तो हमने देखा सिम्बॉलिकली कैसे डिमांड को सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है एज द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, so that is the correct option. Next, when less units are demanded at high price, it shows at high price. यहाँ पर क्या लिया है? प्राइस। प्राइस हमने किस में देखा था? प्राइस हमने देखा था वेरिएशन इन डिमांड में। तो प्राइस ज़्यादा है, क्वांटिटी डिमांड कम हो गई, प्राइस ज़्यादा है और क्वांटिटी डिमांड कम हो गई, यानी चेंज प्राइस अलोन, सिर्फ प्राइस में आया है। हाँ, यहाँ पर फोकस करना है प्राइस में। प्राइस हमारा अगर ज़्यादा है, क्वांटिटी डिमांड हमारी घट जाती है, तो जो चीज़ घट रही होती है उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बुलाते हैं। यस, उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? कॉन्ट्रैक्शन बुलाते हैं। बच्चों, अगर यहाँ पर इनकम चेंज, हैबिट, प्रेफरेंस, अगर कुछ भी ऐसा होता ना तो हम इंक्रीज या डिक्रीज की तरफ बढ़ते, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? प्राइस की बात कर रहा है, तो वो आता है हमारा वेरिएशंस एंड डिमांड, जिसके अंदर हमने देखा एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, तो ये कॉन्ट्रैक्शन का हिस्सा है। ओके, सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, इकोनॉमिक टर्म्स हमको देना है। अ सिचुएशन वेयर मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट लोअर प्राइस, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा की गई है लेकिन दाम जो है वो कम है। तो क्वांटिटी डिमांडेड लोअर प्राइस, तो कहीं ना कहीं अभी अभी मैंने आपको बताया है, ये आता है हमारा एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ये आता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड स्केड्यूल, डिमांड स्केड्यूल हमने देखा टेबुलर फॉर्म में होता है, अब इसको ग्राफ पर उतारना है, तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्केड्यूल को क्या बोलते हैं? हम इसको बुलाते हैं डिमांड कर्व, हम इसको बुलाते हैं डिमांड कर्व। ओके, अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस, एक ऐसी कमोडिटी जिसको एक से ज़्यादा कामों के लिए यूज़ किया जा सकता है, उसे हम बुलाते हैं मल्टीपर्पस कमोडिटी, मल्टीपर्पस कमोडिटी। More quantity is demanded due to changes in the factors determining demand other than price. अभी अभी किया है हमने changes in demand, तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा हुई है क्योंकि दूसरे फैक्टर्स में चेंज आया है, प्राइस में चेंज नहीं आया है। तो सिंपल सी बात है, ये होता है इंक्रीज इन डिमांड। ये क्या होता है बच्चों? इट इज़ इंक्रीज इन demand. A desire which is backed by willingness to purchase and ability to pay is simple. यही तो पूरा चैप्टर है जो हम पढ़ रहे थे, जिसको हम बुलाते हैं डिमांड, जिसको हम बुलाते हैं डिमांड। क्या बुलाते हैं? डिमांड। डिमांड का मतलब होता है डिज़ायर भी होना चाहिए, इच्छा भी है, विलिंगनेस टू परचेज, खरीदने की ताकत होना चाहिए, एबिलिटी टू पे, देने की औकात होनी चाहिए। तीनों चीज़ है तो आपने डिमांड की है किसी भी चीज़ की।
नाउ स्टेट विद रीजंस वेदर यू अग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ पर रीजन देना है, आप अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। सबसे पहला बोलता है डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यस, डिमांड कर्व जो है वो किस तरफ जाता है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है और नीचे की तरफ जा रहा है, इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। तो यस, मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, यस आई अग्री विथ द गिवन स्टेटमेंट। फिर आप अपना रीज़न जो है वो लिखेंगे। जैसे हमको हमारे रीजंस कई सारे मेंशन थे, लॉ ऑफ डीएमयू जो है वो दिया गया था, और भी बहुत सारे रीजंस जो है वो हमने देखे हैं कि डिमांड कर्व नीचे की तरफ क्यों जाता है। तो वो सारे रीजंस हमको यहाँ पर मेंशन करने हैं दो पॉइंट में। प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। क्या डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाला सिर्फ प्राइस है? नहीं, इनकम भी है, टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस भी है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन भी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नो आई डिसएग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। नो आई डिसएग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। When price of given goods fall, the demand for it increases. नो आई डिसएग्री, क्योंकि गिफन्स पैराडॉक्स हमको बोलता है ये ऐसे गुड्स है जिसके प्राइस बढ़ भी जाए तो लोग ज़्यादा नहीं ले जिसके प्राइस अगर कम भी हो जाए तो लोग ज़्यादा उसको नहीं खरीदने वाले हैं, या इसके प्राइस बढ़ भी जाए तब भी लोग उसको नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो इन्फीरियर क्वालिटी में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर नो आई डिसएग्री विद द गिवन स्टेटमेंट आपको मेंशन करना है। और गिफन्स पैराडॉक्स आपको क्या बुलाता है, आपको क्या बोलता है एग्जैक्टली गिफन्स पैराडॉक्स, उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो हम इसमें लिखेंगे। दैट इज हाउ यू आर सपोज टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, moving ahead with the next question. Observe the following table and answer the following questions. Okay, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, कंज्यूमर ए बी सी जो है वो दिया हुआ है हमको, उसी के बेसिस पर हमको मार्केट डिमांड जो है वो बनाना है अपना। तो इनका कैलकुलेशन करके हम मार्केट डिमांड बनाएंगे। कंप्लीट द मार्केट डिमांड स्केड्यूल, ड्रॉ मार्केट डिमांड कर्व बेस्ड ऑन अबाउ मार्केट डिमांड स्केड्यूल। तो उसके बेसिस पर हम मार्केट डिमांड स्केड्यूल बनाएंगे और मार्केट डिमांड कर्व भी हमको जो है वो बनाना है। ओके, so we have the totals here. So 16, 15 and 12 which goes to 42. We have 12, 11 and 10 that comes to 33. We have 10, 9 and 8 that comes to 27. And lastly we have 8, 6 and 4, so that comes to somewhere around 18. ओके, तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है जब क्वांटिटी जब प्राइस 25 है तो क्वांटिटी डिमांड पूरे मार्केट डिमांड हमारी 42 थी। जब प्राइस डिक्रीज हो गया 30 हो गया तो हमारी यहाँ पर मार्केट डिमांड, जब प्राइस इंक्रीज हो गया, ओके, जब प्राइस हमारा 25 से 30 की तरफ इंक्रीज हो गया, क्वांटिटी डिमांड हमारी जो है वो कम हो गई। जब 30 से 35 हो गया तो क्वांटिटी डिमांड हमारी मार्केट की क्या हो गई, 27 अगेन डिक्रीज हो गई। और जब प्राइस हमारा 40 है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कम हो गई, मार्केट की 18 हो गई। कंप्लीट द मार्केट डिमांड स्केड्यूल, तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब बस इसी के बेसिस पर आपको क्या करना है, मार्केट डिमांड कर्व जो है वो आप लोगों को बनाना है। तो विच इज़ वेरी मच सिंपल, आप उसको बना सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो एक सेशन में ऐसा लूँगी जिसमें ऐसे सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर दूंगी। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, इस डायग्राम को हमको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और इसके बेसिस पर हमको इसमें दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स को अटेम्प्ट करने हैं। ओके, नाउ हियर प्राइस ऑन वाई एक्सिस, एक्स पर हमको क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज दिया गया है। राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व यानी कि इसकी बात चल रही है। तो whenever there is a rightward shift in demand curve, it says there is an increase in demand. There is an increase in demand. Leftward shift in demand curve, इसकी बात चल रही है तो there is a decrease in demand. There is a decrease in demand. Price remains, price देखो बच्चों क्या है, constant है। प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। उसके अलावा दूसरे फैक्टर्स में चेंजेस होंगे। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कम्स अंडर, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कम्स अंडर चेंजेस इन डिमांड। अभी अभी हमने पढ़ा है ना,
चेंजेस इन डिमांड के अंदर क्या होता है, प्राइस कांस्टेंट होता है, बाकी सारे फैक्टर्स में चेंज आते हैं, प्राइस कांस्टेंट। यहाँ पर सिर्फ प्राइस दिया है और कुछ नहीं दिया है, प्राइस देखो हमारा तीनों पे कांस्टेंट रहा है, प्राइस चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया है, राइट। सो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू फोकस कंप्लीटली ऑन द डायग्राम एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द डायग्राम। अब इस डायग्राम को भी हमको क्या करना है, ध्यान से देखना है और उसको एक्सप्लेन करना है। डायग्राम ए एंड डायग्राम बी। डायग्राम ए रिप्रेजेंट्स डैश इन डिमांड। अब देखो प्राइस में चेंज आया है, अगर सिर्फ प्राइस में चेंज आता है, दूसरे फैक्टर्स नहीं है, तो वो हमारा क्या है, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो डायग्राम ए में हमको पता चल रहा है कि क्वांटिटी डिमांड बड़ी है ना, हमारी क्वांटिटी डिमांड बड़ी है, तो ये आता है हमारा एक्सपांशन इन डिमांड, ये आता है हमारा एक्सपेंशन इन डिमांड। डायग्राम बी अगर देखें तो वो रिप्रेजेंट करता है हमारा डिमांड जो है, क्वांटिटी वो कम हुआ है प्राइस बढ़ने पर, तो ये आता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ये आता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इन डायग्राम ए मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज इन। डिमांड कर्व किस तरफ से है, लेफ्ट से लेकर कहा गया है, राइट की तरफ गया है, तो जो है हमारा डाउनवर्ड है। It is in downward left to right. It is in left to right. Similarly यहाँ पर उसका अपोजिट है। डायग्राम बी में अगर हम देखें तो डिमांड कर्व जो है वो ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की तरफ है, राइट। आई होप वी आर क्लियर। ये हमारा वेरिएशन इन डिमांड था और ये जो है हमारा चेंजेस इन डिमांड था, जो पहले वाले डायग्राम को हमने देखा है। ओके, सो बच्चों, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अ चैप्टर 3 विच इज डिमांड एनालिसिस। चैप्टर 3A अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चंस आने ही है। लॉ ऑफ डिमांड ज़रूरी है। इसके बाद हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से डिमांड का इफ़ेक्ट होता है, हमारा डिमांड का कई ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने हमको मिलते हैं। दैट विल बी बेस्ड आउट द अगेन डिमांड एनालिसिस जो है वो उसका बेस होगा उस चैप्टर का, तो बहुत ज़रूरी है। जिसने इस लेक्चर को समझा वो ही नेक्स्ट चैप्टर को भी अच्छे से समझ पाएंगे, जो हमारा चैप्टर 3B है विच इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम चैप्टर 3B जो है वो शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत 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 टेक्निकलिटीज़ है उस चैप्टर के अंदर, जिसको आसानी से समझना होगा अगर आपको, तो डेफिनेटली आपको लेक्चर पे ध्यान देना होगा। सो स्टे ट्यून एंड वी विल मीट सून। थैंक यू वेरी मच।